अच्छा जी, कल हमारी कैंपेन पहले सेटअप हो गई थी कंप्लीट। सेल्स के अंदर हमने सर्च टाइप की कैंपेन कंप्लीट कर ली थी हमारी सेटअप। कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी। तो आपने मेरे साइंस में का बताया है अपनी साइड के लिए तो नहीं होता। क्या एरर आ रहा है? फिर सॉफ्ट का जो स्टोर को क्या है नहीं होता उसमें ऑप्शन दे रहा हूँ वर्डप्रेस बनी फाइल इसके अंदर वो जो ऑप्शन दे रहा है प्लगइन की उसमें वो दे रहा है वो उसमें जाके सर्च करी तो प्लगइन भी नहीं होगा उसके टाइप का क्या प्लगइन सर्च कर रही हैं आप? फिर एक WooCommerce वाले और एक साइट वो कॉमर्स नहीं, आपने तो वर्डप्रेस के ऊपर अपना प्लगइन इंस्टॉल करना है ना गूगल का। जी। गूगल किट के नाम से आ रहा होगा, जीटीएम टैग मैनेजर की भी होती है एक ऑप्शन। ये भी ऑप्शन दे रहा है अब इसमें से ये तो कह रहा है कि ऑनलाइन स्टॉक है कॉमर्स से आपका ताल्लुक नहीं है। हम आपकी बात करेंगे जब आप ऐसे ही बोल रहे थे ना कि आप इसका लिंक डाल रहे हैं आप स्कैन पे करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे जो ये वाले दो आ रहे हैं एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है इसमें अगर मैं डाल रही हूँ फिर ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं जो इसमें फुल टैग का कोई लिंक ही नहीं है और मैं ये साइड किट वाला डालती हूँ तो इसको कुछ हो ही नहीं कर रहा है मैंने सर्च यहाँ पे। अच्छा हाँ सर इसको करने के बाद इसको किया मैंने पर आपने इसके बाद वो इसकी की थी ना एक सेटिंग आई थी क्लिक करके हमने इसकी सारी सेटिंग्स की थी आपने वो इसमें सिखाएंगे वो भी नहीं आ रही फिर उसको दूसरे वाले का
अब यहाँ पर हर पेज के हेड के सेक्शन के अंदर जाके टैग को ऐड कर दें आप। इस तरह अभी एक इलेक्शन वाला पेज है, तो इसके अंदर जितने भी होंगे सब में से होंगे एक ही कॉपी करना पड़ेगा। वो मैनुअली के अंदर इसी तरह होगा। प्रोडक्ट पेज के ऊपर बेशक ना लगे, लेकिन आपको मेन पेजेस जितने भी हैं उन सब पे लगाना पड़ेगा। इसकी एडमिन पैनल ओपन करें इसको। लेकिन शॉपिफाई में ज्यादातर प्लगइन क्रिएट ही होते हैं। इसके साथ आपने करना के बाद ही होगा आपका। पर मंथ पे कितना पड़ेगा, किस तरीके से होगा? पर मंथ ही होता है ये।
और अगर वो इसको फ्री वाला करना हो तो फिर वो मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में हमने जो कैंपेन अपनी सेटअप की थी वो की थी सर्च की कैंपेन। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है परफॉर्मेंस मैक्स की। परफॉर्मेंस मैक्स को अभी नहीं हम करेंगे, हम बाकी सारी सेटअप करेंगे। परफॉर्मेंस मैक्स उन सबका कलेक्शन है, तो हम इसको सबसे लास्ट में इस टाइप को डिस्कस करेंगे। डिस्प्ले एड्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ट्रैकिंग वाली ऑप्शन में दोबारा से दे रहा है कि आपने अभी तक ट्रैकिंग अभी की वेरीफाई नहीं हुई हुई प्लगइन, क्योंकि मैंने इस पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ उसको। सिर्फ हमने इंस्टॉल करना देखा था, इंस्टॉल किया नहीं था हमने। तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर क्या चीजें, यहाँ पर भी वही चीज मांग रहा है जो पहले हमसे नॉर्मल मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है। पहले वहाँ यहाँ पे बजट की बात कर रहा था, बजट और बिड की बात कर रहा था, तो यहाँ वो बिड बाद में ले गया, यहाँ पर पहले लोकेशन को ले आया। लोकेशन की सेटिंग सेम वैसे ही है जैसे कि हमने पहले देखी थी। ऑल लोकेशन को करना है कि किसी स्पेसिफिक को करना है। लोकेशन के ऑप्शंस आ गए आपके पास कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट को देखना है कि खाली प्रेजेंस को देखना है आपने। लैंग्वेजेस आ गई आपके पास, मोर सेटिंग्स के अंदर आ गई है, तो आपके पास बाकी की ऑप्शन मिल रही हैं। रोटेशन, शेड्यूल, डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, कैंपेन यूआरएल के ऑप्शन, डायनेमिक एड्स वगैरह क्या है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे डिवाइसेस हम एक नया ऑप्शन मिला, तो यहाँ पर हम अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल डिवाइसेस का मतलब है कि सारी डिवाइस, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स या कोई बड़े लार्ज पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, वो सारे करने हैं या आप स्पेसिफिक पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, डिवाइस के मॉडल कौन से होने चाहिए, नेटवर्क कौन सा यूज करें, हम इनको भी यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए सिर्फ विंडोज वाले, ठीक है, या एंड्रॉयड वाले चाहिए, या आईओएस चाहिए। मैं जो भी मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा, जिन पे मैंने नहीं रन करना मैं उनको निकाल दूंगा। जैसे कि नॉर्मली एंड्रॉयड और आईओएस ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। डिवाइस कौन से होंगे हमारे पास, एंड्रॉयड के कौन से डिवाइसेस आ रहे हैं, यहाँ पे सारे डिवाइसेस बता रहे हैं आपको। ब्रांड के नेम्स आ रहे हैं सारे, आप इनमें से सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये इन्फिनिक्स में भी आ रहे हैं हमारे पास सारे, नीचे के नीचे एक्सपेंड करेंगे फर्दर हमें उसके मजीद क्लासिफिकेशन दिखा रहा होगा, मोबाइल मॉडल और मजीद बता रहा होगा सारे। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं, लैपटॉप के भी साथ साथ दिखा रहा है। बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मोबाइल फोन सारे दिखा रहा है आपको। जौन सा भी आपने सेलेक्ट करना आप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, ये सैमसंग के आगे, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसके भी आगे से मुझे वेरिएशन सारे दिखा देगा मोबाइल मॉडल के साथ। अब यहाँ पे ना मोबाइल मॉडल सारे नहीं दिखा रहा, कुछ दिखा रहा है, मतलब जो लेटेस्ट लेटेस्ट होता है ना वो यहाँ पे दिखा रहा होता है। आप क्या करते हैं, अगर तो मैंने लेटेस्ट के ऊपर रखना है तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे सैमसंग को सेलेक्ट करता हूँ ना कंप्लीट कैटेगरी को, तो वो सारे इंक्लूड कर लेगा जो इसमें आ रहे हैं, वो भी जो इसमें नहीं लिस्ट हुए हुए वो भी सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से सारे ये सेलेक्ट करते हैं। अभी काफी लंबी लिस्ट है, काफी हद तक तो इसके अंदर वैसे कवर किए होते हैं इन्होंने। काफी पुराने भी यहाँ पर दिखा रहा है, नए भी दिखा रहा है, सारी दिखा रहा है इसके अंदर।
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे iOS वर्जन भी आ रहे हैं। iOS वर्जन के अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस वर्जन पे दिखाना है सदस्य का तो नहीं कनेक्ट हुआ। वैसे मेरे साथ है। उसका काम ये नहीं है। उसका जो मेजर काम है वो प्लेसमेंट्स वाला है। आपकी जो पिक्चर, आप एक पिक्चर आपने अपलोड की है वो स्टोरी के साइज में, रील के साइज में, वीडियो के साइज में आ जाए। डिवाइस की स्क्रीन साइज की बात नहीं होती, यहाँ पे प्लेसमेंट्स की स्क्रीन साइज की आती है बात। कि फेसबुक के अंदर अगर आपकी न्यूज फीड में पिक्चर कोई आ रही है ना, तो उसके अंदर पिक्चर का साइज कुछ और है। अगर वो स्टोरीज में दिखाता है तो स्टोरी में साइज कुछ और आ जाता है। अगर वो सर्च के अंदर रिजल्ट में दिखा रहा है आपको तो वहां पे साइज कुछ और है। अगर मैसेंजर में आ रहा है तो वहां पे साइज कुछ और है। वो सारे एक ही पिक्चर को डिफरेंट साइज में एडजस्ट करने के लिए ये डायनेमिक क्रिएटिव का फीचर उसमें वहां पर दिया। अगर मैं उसमें डायनेमिक क्रिएटिव को यूज नहीं करता तो फिर क्या होता है कि मेरी पिक्चर जो एडजस्ट तो तब भी कर रहा होगा लेकिन वो क्रॉप करके कर रहा होगा। मतलब अगर मेरी ये फुल स्क्रीन साइज की पिक्चर है, जहां पर ये जिस प्लेसमेंट के अंदर ये फुल स्क्रीन साइज है वो फुल स्क्रीन में ही आ रहा होगा। ये एक प्लेसमेंट है मेरी, फेसबुक की कंसीडर करते हैं। दूसरी प्लेसमेंट ये मेरी बड़ी स्क्रीन है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैंने डायनामिक क्रिएटिव को ऑन नहीं किया हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी पिक्चर जूम हो जाएगी। जूम होने की वजह से क्रॉप कर देगा वो सारा डाटा। दरमियान वाला हिस्सा कुछ ना कुछ उसमें सिर्फ नजर आ रहा होगा जूम करने पर। या वो जूम इस तरह कर देगा या फिर वो जूम आउट कर देगा कि बाकी सारी पिक्चर साइड से ब्लैक आपकी आ रही है कि दरमियान में इस पिक्चर के मुताबिक सिर्फ पिक्चर दरमियान में प्लेस हो जाएगी स्क्रीन की। तो ये चीज को हम क्लैरिफाई करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास डायनेमिक क्रिएटिव की ऑप्शन आती है। यहाँ पर भी वही चीज आ रही है कि डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। अगर आप सेलेक्ट कर देते तो आपकी दी हुई पिक्चर हर साइज के मुताबिक खुद ब खुद वो एडजस्ट कर रहा होता है। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप अपने पास से वेरिएशन भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले के लिए डिफरेंट साइजेस आ रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ गूगल एड्स के जो डिस्प्ले साइजेस हैं, तो
यहाँ पर गूगल की अपनी वेबसाइट पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे सारे साइजेस बता रहा है। डिस्प्ले एड्स में कौन कौन से इमेज के साइज यूज हो रहे हैं। अब एक पिक्चर को इतने सारे साइजेस में एडजस्ट करना तो बहुत नियर टू इम्पॉसिबल होगा, और इतने सारे हम प्रोवाइड कैसे करेंगे। उस सूरत में ये सारा काम आपका ये वाला ऑप्शन कर देगा खुद ब खुद ही। यहाँ पे आपका बिजनेस का टाइप पूछ लेगा, मुझे हमें बिजनेस का टाइप बता दो ताकि उसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट कर लें। एजुकेशन रिलेटेड है, किसके रिलेटेड, अगर रिटेल से रिलेटेड मतलब शॉपिंग से रिलेटेड है तो उसकी पिक्चर्स, आपकी जो प्रोडक्ट की पिक्चर उसको एडजस्ट कर रहा होगा। अगर आपकी कोई दूसरी वेबसाइट किसी दूसरी नेचर का बिजनेस है तो उसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा होता है। इमेज साइज यहाँ से भी आप आइडिया कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये साइजेस आ रहे हैं डिफरेंट। ये बैनर आपने लास्ट टाइम वेबसाइट जो मैंने ओपन की थी उस पर देखे भी देखे, वो वहां पे साइड पे बैनर का साइज कुछ और आ रहा है, नीचे वाला कुछ और आ रहा है, बीच में पिक्चर जो आ रही है उसका साइज कुछ और है। तो ये सारे साइजेस आपको यहाँ पे एडजस्ट करके दे रहा है। यहाँ से आपको मजीद एक्सपेंड करके दे रहा है। आप यहाँ से देख के आइडिया कर सकते हैं कि मैंने इस किस साइज के अंदर अपनी पिक्चर को एडजस्ट करना है। अब जब जिस पिक्चर आपने जब भी बैनर यहाँ पे जो भी लगाना है, इमेज जो भी लगानी है, वो इन सब साइज के मुताबिक आपको एडजस्ट करनी पड़ती है अलग अलग से। अदरवाइज क्या होता है कि आप इसको डायनामिक को यूज कर लेते हैं। अब डायनामिक के अंदर एक चीज का ड्रॉबैक भी है। वो क्या ड्रॉबैक है, अगर आपने पिक्चर यूज किया है स्क्वायर के अंदर, तो जो साइज एडजस्ट कर रहा होगा वो हर स्क्वायर साइज को एडजस्ट कर रहा होगा जो बॉक्स की शेप में आ रहा है। जैसे कि हमारे पास ये आ रहे हैं, ये आ गया, ये हो गया, ये या ये। अगर आप रेक्टेंगुलर शेप यूज करते हैं ना बैनर टाइप, तो फिर ये वाले साइजेस आपके एडजस्ट कर सकता है वो। अदरवाइज स्क्वायर वाला यूज किया और डायनेमिक को यूज किया तो सारे स्क्वायर्स में इसको एडजस्ट करेगा। अगर रेक्टेंगल वाला आपने यूज किया और रेक्टेंगल का साइज दे दिया कोई भी, तो बाकी सारे रेक्टेंगुलर शेप के अंदर उसको एडजस्ट कर रहा होगा। इस चीज को बचने के लिए, इस चीज को हमने क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम खुद से साइजेस प्रोवाइड उसको कर देते हैं सैंपल के तौर पे। एक इसके में भी दे देंगे, इस लैंडस्केप में भी दे देंगे, पोर्ट्रेट में भी दे देंगे उसको रेक्टेंगल साइज, ताकि वो हर जगह के मुताबिक उसको एडजस्ट कर ले। तीन साइज के एलो के दे देंगे हम उसको। उन तीन साइज को ये सारे के साइजेस के मुताबिक खुद ही एडजस्ट कर देता है गूगल आपके लिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कस्टम कर ले, मार्केटिंग के लिए है तो कस्टम आप सिलेक्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है आज। बाकी की मोर सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास बाकी वही ऑप्शंस आ गई हैं सारी जो पहले हम देख के आ चुके हैं। ठीक है। एड रोटेशन भी वही है, शेड्यूल भी वही है, यूआरएल ऑप्शन भी वही है हमारे पास, स्टार्ट और एंड डेट भी वही है, कंटेंट एक्सक्लूजन भी वही है। कंटेंट एक्सक्लूजन का मैंने बताया था क्या होता है ये। पर लिखा भी हुआ है इंग्लिश में। अभी क्या लिखा हुआ है, शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट। तो इसका अगर ऑपोजिट देखें तो एक्सक्लूजन में क्या चीज आएगी। हाँ, ऐसा कंटेंट या ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर कंटेंट की नेचर अगर इस तरह की है जहां पर आप अपना ऐड नहीं शो करवाना चाहते, वो यहाँ पर आप ऐड कर देते हैं। अब 24 आवर के लिए चलाना है आपने या बीच में चलाना है। हाँ हाँ, उसके बाद चलती है। अब जैसे कि कुछ नेचर तो मुझे पता होगी, जैसे कि मैं ऐड चला रहा हूँ अपना, जिसमें मेरी ऑडियंस जो मैं जिनको टारगेट कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स किस टाइम पे फेसबुक या इंस्टाग्राम या गूगल ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट किस टाइम पे यूज करते हैं ज्यादा। रात के टाइम में यूज होता है। मैं यहाँ पे स्केड्यूलिंग रात की रखूंगा कि मेरा ज्यादा एड इफेक्टिवली रात के टाइम रन हो रहा हो। और अगर कोई मेरा ऐसा है कि मैं बिजनेस सेक्टर को टारगेट कर रहा हूँ,
कि उनको तो वो सारे यूज करते हैं इंटरनेट डे टाइम में, मैं वो करता हूँ। अगर मुझे फिर भी आइडिया नहीं होता तो मैं एक एक एटलीस्ट एक कैंपेन तो रन करूंगा ऑल डे पे। फिर वहां पे एनालिटिक्स में हम जब जाते हैं रिपोर्ट के अंदर, वहां पर हमें डेज, आवर्स और आवर ऑफ डे भी बता रहा होता है कि दिन के कौन से घंटे में क्या रिजल्ट है। वहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है, किस घंटे में हमें ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहां से उसको निकाल लेते हैं अपनी मर्जी से। फेसबुक के ऊपर भी एड शेड्यूलिंग की ऑप्शन आपको मिलती है, यहाँ पर भी वही चीज सेम मिल रही है आपको। यहाँ पर कंटेंट की टाइप एक्सक्लूजन आपको मिल रही है। कंटेंट कौन की लेबलिंग क्या होनी चाहिए, जैसे कि जनरल ऑडियंस है, डीएलजी का मतलब कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज, यानी कि कोई भी पर्सन उसको देख सकता है। कोई भी, ये वेबसाइट्स की बात हो रही है जहां पर आपका एड प्लेस हो रहा होगा। डीएलपीजी आया था कि ज्यादातर ऑडियंस देख सकती है लेकिन पेरेंटल गाइडेंस के साथ देख रही होती है। डीएलटी का मतलब है टीन एंड ओल्डर ऑडियंस, मतलब वो लोग जो कि टीन एज है या एडल्ट तक है। इसका एज ग्रुप बनता है तकरीबन 13 से लेकर नहीं, वो तो टीन एज का हो गया ना। एडल्ट ग्रुप आपका बनता है 25 तक। 13 से 25 तक की एज ग्रुप के लिए जो कंटेंट है। मेच्योर एज ऑडियंस आ जाती है 25+ है जिनकी एज वगैरह। और कंटेंट नॉट लेबल्ड में आ जाता है कि जिस जो कंटेंट अभी तक लेबल नहीं हुआ, मतलब कोई भी वेबसाइट अगर बनाई है गूगल ने, ये काम गूगल कर रहा होता है। गूगल और आपके कंटेंट के नेचर को देख के कर रहा होता है। तो अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें गूगल को नहीं आइडिया हो पा रहा है कि इसकी कंटेंट क्या है, कौन सी इसकी ऑडियंस है, तो वो नॉट लेबल्ड में आ रही होती है। उनके अंदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या जिसमें आपने अपना नहीं दिखाना ऐड, उसको टिक करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें नहीं दिखाना तो मैं इसको टिक कर दूंगा, यहाँ से एक्सक्लूड हो गया ये मेरे कंटेंट के अंदर से। इस तरह सेंसिटिव कंटेंट आ गया हमारे पास। और कंटेंट की टाइप आ गई यहाँ पर, पार्क डोमेन, इन वीडियो, लाइव स्ट्रीम, इम्बेड वीडियोस यूट्यूब की। बिलो द फोल्ड आ गई हमारे पास ये। लाइव स्ट्रीम का आपको पता है इम्बेड यूट्यूब वीडियोस कौन सी होती हैं? वो तो सब पे चलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो वीडियो के मुताबिक क्या इसका होगा, यूट्यूब पे ये लिंक अप यूज हो रहा होता है, या कहाँ यूज हो रहा होता है? और और एक और जगह भी होता है। एंड स्क्रीन पे भी होता है। एंड स्क्रीन पे, इसका मतलब ये है कि वो वीडियोस यूट्यूब की जिसके ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, यानी कि यूट्यूब के अपने चैनल का नहीं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का नहीं, किसी और वेबसाइट वगैरह का या बाहर के किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक लगा हुआ है, उस पर आपका ऐड ना शो कर रहा है। तो आप वो उसको सेलेक्ट करते हैं। एम्बेडेड का मतलब यही होता है कि आपकी यूट्यूब की वो वीडियो जिसके ऊपर यूट्यूब से बाहर जाने का लिंक लगा हुआ है, ऑडियंस बाहर रीडायरेक्ट हो रही है जिसके अंदर आपकी। अगले स्टेप पे आ जाते हैं हम। अगला स्टेप हमारे पास आ रहा है बजट एंड बिडिंग का। ये वही सेम चीज है कि हमारा बजट क्या है और यहाँ पे हमारी बिडिंग क्या होगी। बजट यहाँ पर हम बता देते हैं टोटल बजट क्या रखना है हमने। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा डेली बेसिस पे एवरेज बजट होगा 1,000 का। लैपटॉप का तो हो रहा है क्या? अब जो मैंने सेटिंग्स वहां पे की थी, जो मैंने फिल्टर चीजें की उसके मुताबिक मुझे बता रहा है कि इंप्रेशन कितने अवेलेबल है आपके पास। 570 मिलियन इंप्रेशन आप जनरेट कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन करें फेसबुक के साथ तो वहां पर आपको कितने मिल रहे होंगे?
कुछ हजार की तादाद में, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको मिल रहा होता है कि आप कितना कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1,000 रुपया डेली का लगा के आप 570 मिलियन ही ले रहे होंगे। यहाँ पे बजट के अकॉर्डिंग ही आपको दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट बता रहा है कि आप मैक्सिमम इतने जनरेट कर सकते हैं इंप्रेशन कितने। अभी मैंने यहाँ पे बजट अपना बताया, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके बता भी देगा कि इतनी आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा इस इतने इम्प्रेशन तक का। इसमें लाइफ टाइम की ऑप्शन नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बता दें कि आपने 1,000 जो रखा है ना, उसमें डेली क्लिक्स कितने मिल रहे होंगे आपको, कन्वर्जन कितनी होगी और सीपी कितना होगा, वो अभी अनअवेलेबल आ रहा है, कैलकुलेट नहीं किया हुआ उसने। इंटरनेट की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करके बता रहा होता है हर टाइम के अंदर ही। जैसे फेसबुक के ऊपर अक्सर ही होता है कि आप कैंपेन लगा रहे हैं कोई भी, तो आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट जो बता रहा है कि 0 कन्वर्जन आ रही होंगी या 0 मैसेज आ रहे होंगे, तो उसी तरह यहाँ पर भी है, ये चीज आपकी बता देता है आपको उसी वक्त ही। नीचे आ गया कि आपको पूछ रहे कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं, सेल्स की कैंपेन है तो कन्वर्जन आ रहा है। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है, हम कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट कर लें, रीच या इंप्रेशन जो भी सेलेक्ट करना है हम वो कर सकते हैं। व्यूएबल इंप्रेशन आ रहा है यहाँ पर हमें, वो इंप्रेशन जो कि ऑन द रिकॉर्ड हो रहा है, गूगल के अंदर ट्रैक कर रहा है गूगल। कुछ इंप्रेशन ऐसे होते हैं कि जो रिकॉर्ड नहीं होते, मतलब एक पर्सन ने अगर एक वेबसाइट एक टाइम पे खोली है, उसको हमारा ऐड शो हो गया, उसने वो वेबसाइट बंद नहीं की बल्कि वेबसाइट दोबारा रीलोड कर दी है, उसी पेज को रीलोड किया तो हमारा ऐड दोबारा उसको शो करे, तो वो इसका मतलब है कि उसको, वैसे तो उसने जनरली 2 दफे देखा है ऐड मेरा, लेकिन वो रीडेबल में या व्यूएबल इंप्रेशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे गूगल तो उसको ट्रैक कर रहा है, तो एक ही आ रहा है, सिंगल इंप्रेशन ही आ रही है, सिंगल रीच आ रही है। हाँ, अगर वो वेबसाइट को बंद कर देता है और बंद करने के बाद दोबारा से ओपन करता है और हमारी ऐड उसको शो हो जाती है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, तो फिर अब हमारा इंप्रेशन काउंट हो रहा होगा यहाँ पर, जो कि व्यूएबल में आ जाता है। अब पूछा कि आप अपनी कन्वर्जेशन कैसे हासिल करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आपको चाहिए मैक्सिमाइज या सेट कर लेते हैं आप बिड अपनी, तो यहाँ पर भी बिड की सेट की ऑप्शन है, हम सेट बिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी बिड सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने बिड आपको चाहिए। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सीपीसी जो मुझे होगा ना, यहाँ पर बात करें कॉस्ट पर क्लिक की, सेल्स की बात नहीं कर रहा अभी, कॉस्ट पर क्लिक के अंदर बता रहा है कि क्या होनी चाहिए, तो मैं क्लिक्स के हिसाब से यहाँ पर अपनी बिड लगा रहा हूँ कि मुझे कितने रुपए का एक क्लिक मिल जाना चाहिए। यहाँ पर मुझे एवरेज सीपीसी उसने कैलकुलेट करके बता भी दिया कि वो बनती है 0.6 से 2 रुपए तक की, ये कैलकुलेट करिए, अब आ गया हमारे पास 0.6 से 2 रुपीज तक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा अपनी मर्जी से, मैं कह देता हूँ कि मुझे 0.7 मिल जाए, 0.8 9 जो भी है, या ऑन एवरेज मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे 1 तक ही चाहिए। यहाँ पर इंप्रेशन कितने मिल रहे होंगे आपको, 29,000 से 130,000, यानी कि 1,30,000। नहीं, बिड करने का मतलब ये होता है कि आप उसको लिमिटेड करो कि इससे ज्यादा, इससे कम बिड के ऊपर वो आपको जनरेट करके दे सकता है, इससे ज्यादा पे नहीं जाएगा कभी भी। सीटीआर क्या होता है, सीटीआर, सीटीआर कब कैलकुलेट करता है, गूगल कैसे अंडरस्टैंड करता है कि क्लिक थ्रू रेट है ये। फॉर्मूला तो होता है इसका, क्या फॉर्मूला बता दो तुम। क्लिक थ्रू रेट का बेसिक मीनिंग क्या होगा, फिर और अगर ना जाए तो वो क्लिक भी नहीं किया मैंने उसमें। इसके अंदर आपका फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स। अब जितने भी लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, सबके सब आपका पेज ओपन करने का वेट नहीं करते, यानी कि अगर कोई पर्सन ये समझ ले कि ऐड आ रहा है मेरे सामने, मैंने इस पे क्लिक किया, ऊपर वेबसाइट लोड हो रही है, मैंने इसको बंद कर दिया वेबसाइट लोड होने से पहले, अब मैंने क्लिक कर लिया, लेकिन क्लिक करने के बाद मेरे लैंडिंग पेज तक नहीं गया मैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अभी लोड भी हो रहा था, मैंने वापस बैक करके वापस ले आया, तो ये क्लिक हुआ है, खाली क्लिक कंसीडर कर रहा है,
लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ से वेबसाइट ओपन हो जाती है, मैं वेबसाइट पे लैंड कर जाता हूँ, तो ये मेरा क्लिक थ्रू हो गया कि मैं क्लिक करने के बाद अगले स्टेप तक भी गया हूँ, व्यू तक भी। यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि क्लिक थ्रू हो गया। मुझे यही रेट कैलकुलेट करके बता रहा है कि रेट कितना है आपके पास, 3.4% से 8.9% के ऊपर आता है, यानी कि मिनिमम। आपके पास कोई भी ऐड आ रहा है, आपने अगर क्लिक किया, उसकी वेबसाइट ओपन होने से पहले ही आप बंद कर देते हो उसको, क्लिक को क्लोज कर देते हैं, तो उसके पास क्या होता है कि ये आपका सिर्फ क्लिक कंसीडर हो रहा होगा। मतलब अब ये तो इस तरह सर्च का ऐड आ रहा है, अगर मेरे पास डिस्प्ले का ऐड आता है जो भी, उसमें मैं वेब इमेज पे क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब के अंदर आपका खुलेगा हमेशा, ऐड रीडायरेक्ट जो कर रहा होगा वो न्यू टैब में कर रहा होगा। वो न्यू टैब ओपन होने से पहले मैं बंद कर दूं उसको, यानी कि न्यू टैब के ऊपर कोई भी वेबसाइट लोड हो रही थी, मैंने उसको बंद कर दिया, तो सिर्फ क्लिक कंसीडर कर रहा होगा आपका। अगर वो दूसरे टैब में जो चीज ओपन हुई है वो ओपन हो गई है, मेरे सामने शो हो गई और मैंने उसको देख लिया, लैंड कर गई उसके पेज पे, तो वो आपका क्लिक थ्रू बन जाता है, यानी कि क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर उस पर लैंड भी हुए हो, तो वो रेट उस तरह कैलकुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 29,000 में, 29,000 से 1,30,000 के जो आपको इंप्रेशन आने हैं, उसमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे 1 लाख क्लिक्स मिले हैं, 1 लाख लोगों ने क्लिक किया मेरी वेबसाइट पे। अब उन 1 लाख में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐड पे क्लिक करके मेरे पेज को भी व्यू किया जो मैंने वेबसाइट लगाई थी। मैं कहता हूँ कि उसके अंदर मेरा जो व्यू करने वाले लोग हैं वो 50 हैं, 500 हैं, अगर 1,000 की एग्जाम्पल है तो 1,000 क्लिक में से 500 लोगों ने मेरा पेज ओपन करके देखा। तो अगर मैं 1,000 500 डिवाइडेड बाई 1,000 करूँ तो क्या आती है वैल्यू, 0.2, और उसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो वो बन जाती है 20 के करीब, नहीं सॉरी 50%, 0.5, 500 डिवाइडेड बाई 1,000, और वो बन जाएगा आपका 1.1 और 1.5 का मतलब होता है 0.5। तो जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 50% बन जाता है, यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट ओपन भी करके देखी भी है क्लिक करने के बाद। उसी की परसेंटेज आपको बता रहा है कि 3.4 से 8.9% तक है। ये तो मैंने 50% तो बहुत ज्यादा बता दिए। यहाँ पर बता रहा है कि इतने परसेंट लोग होते हैं जो क्लिक थ्रू करते हैं, आपकी वेबसाइट को ओपन भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये भी मिलती है कि आप बिड स्ट्रेटेजी ना डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें, तो गूगल ने लिख के भी बताया कि रिकमेंड नहीं करते हैं, गूगल रिकमेंड नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है कि लॉस होता है ज्यादातर, जो आपने बिड कर दी हुई है उस बिड के ऊपर ही उसने रहना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब हो सकता है वो बिड आपको ज्यादा महंगी पड़ी हो, आपको यही कॉस्ट आपको 0.6 रुपीज में मिलनी थी, वो आपने 1 रुपया अगर कंसीडर किया तो उसका मतलब है कि आपको 0.4 रुपीज महंगी पड़ रही है। तो गूगल को उससे कोई कंसर्न नहीं है कि महंगी पड़ी है। और अगर अगर आपने 1 लगाई और यहाँ पर बिड आपको मिल रही थी 0.9 की, 1.1 की आपको क्लिक मिलना था, अब 1.1 आपकी वैल्यू से बढ़ गया, उसकी वजह से गूगल फिर भी आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें आपको आपको 1 रुपया, 1 पैसा या 10 पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो गूगल इसके ऊपर भी कंसीडर नहीं करता, फिर आपको एड रिजल्ट जनरेट नहीं करके दे रहा होगा। तो इस वजह से गूगल कहता है कि आपने उसको नहीं यूज करना। इसमें क्या करते हैं, बिड स्ट्रेटेजी में आप आ जाते हैं कि आप मैनुअल सीपीसी या तो बता दें, या फिर आप सीपीए बता दें। सीपीए क्या होता है, क्या, कॉस्ट पर, कॉस्ट पर एक्शन है ये, कॉस्ट पर एक्शन होता है ये लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ आ रहा है। कॉस्ट पर एवरेज वेरिएशन क्या 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 रही है, मैं समझ नहीं है आपकी। एक्विजिशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, एक्विजिशन तो वो करते ही नहीं है यहाँ पर आपकी कि क्या हो रहा है कन्वर्ट, क्या नहीं हो रहा। कॉस्ट पर एक्शन को कंसीडर कर रहा है। होता है ना कि टोटल मल्टीप्लाइड 100 वो तो आपकी कॉस्ट पर सेल होती है, ये कॉस्ट पर कन्वर्जन होती है। नहीं, सीपीएम में कॉस्ट पर एक्शन की बात कर रहा है, एक्शन जो भी आपके ऐड के साथ परफॉर्म कर रहा है वो रीच की सूरत में हो सकता है, इंप्रेशन की सूरत में हो सकता है, क्लिक्स की सूरत में हो सकता है, क्लिक थ्रू की सूरत में हो सकता है। गोल जो भी आपने रखा होगा वो गोल के मुताबिक इसको एडजस्ट कर रहा होता है कि आपने जो गोल आपने सेलेक्ट किया वो बेसिकली एक्शन है जो कि आपकी ऑडियंस ने परफॉर्म करना है आपके ऐड के ऊपर। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सेल्स ही हो।
तो वो उसके मुताबिक यहाँ लिख रहा होता है। टारगेट ROAS, ये क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा? एग्जाम्पल दो कोई। बिल्कुल। मैक्सिमाइज क्लिक्स। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। ये तो सारी बात आपने रिटर्न लेना ना गूगल से, आपने तो जो देना है वो तो उसकी तो बात नहीं है। यानी जो कि एक मैंने गूगल के जो प्रोडक्ट सेल करी उसकी एक मैंने प्राइस बताई उसके भी आपको जो कन्वर्ट होते हैं यानी उसी प्राइस टैग में जितनी लोगों को ऐड शो होगी उसमें ज़्यादा फोकस करेगा और उन्हीं लोगों को ज़्यादा कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जन वैल्यू के बारे में ये होता है कि मैं गूगल को बता देता हूँ यहाँ पर, जिसमें इसको सेलेक्ट किया। अब इसका मतलब ये है कि आपको गूगल ने आपका जो गोल है या जो आपकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करके आपको बता रहा है, वो इस लिहाज से बता रहा है कि आपको मैक्सिमम सेल कैसे जनरेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 प्रोडक्ट लगे हुए हैं। एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, दूसरा 200 का, तीसरा 300 का, चौथा 400 का, इस तरह ये 1000 तक। पहले आपको जो पहला ऑर्डर आपको रिसीव हुआ वो 100 रुपए का रिसीव हुआ, 100 रुपए वाली प्रोडक्ट का रिसीव हुआ। अगला ऑर्डर गूगल इस ऑप्शन की वजह से गूगल अगले ऑर्डर के ऊपर 100 रुपए वाली चीज का ऑर्डर आपको नहीं प्लेस करवाएगा। वो कोशिश करेगा कि 100 से ज्यादा यानी कि 200 रुपए वाली प्रोडक्ट का ऑर्डर करवाए, आपको सेल उसकी जनरेट करे। 200 की जब कर लेगा तो फिर 300 की तरफ जाएगा, फिर 400 की तरफ, 500 की तरफ, इस तरह वो चलता चलता आपकी जो वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम सेल वैल्यू जनरेट कर सकता है वो उसकी तरफ जा रहा होगा। अब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता है, मतलब एक ही पर्सन वहां पर आके मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर कर, 100 वाली चीज कर, वो 100 वाला ही ऑर्डर है लेकिन वो 100 वाली चीज 10 दफा ऑर्डर कर दे, 10 अपने आइटम्स ऐड कर दे, तो आपके जो ऑर्डर वैल्यू आपको रिसीव हो रहे हैं, जो कस्टमर रिसीवेबल आप कहते हैं जिसको कि ये मुझे पैसे मैंने कस्टमर से लेने हैं ऑर्डर के बदले में, ये प्रोडक्ट जो उसको दे रहा हूँ उसके लिए ये पैसे लेने हैं, ये उसकी बात करें कि आपको वो वैल्यू जो उसकी बन रही है, अमाउंट जो बन रही है वो ज्यादा से ज्यादा बने आपकी। पहले जो फर्स्ट टाइम में आपको मिली है उससे अगले अगले ऑर्डर में उससे ज्यादा मिले वैल्यू। व्यूएबल सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? 1000 इंप्रेशन। कॉस्ट पर माइल है यहाँ पर। फेसबुक के अंदर सीपीएम दो तरह के होते हैं, एक कॉस्ट पर माइल्स होता है, दूसरा कौन सा होता है? सीपीएम की बात करके दो तरह के होते हैं, एक तो कॉस्ट पर माइल्स होता है, दूसरे टाइप की एब्रीवेशन क्या होगी? मीडियम स्टैंड फॉर, मीडियम कहाँ से आ गया उसके अंदर एड्स के अंदर? सीपीएम दो टाइप के होते हैं, मैं सीपीएम का पूछ रहा हूँ, वैसे तो कितने ही सारे निकलेंगे सीपी। सीपीएम दो टाइप के होते हैं, एक कॉस्ट पर माइल्स होता है, दूसरा कौन सा होता है? ठीक है। मैसेज की कैंपेनिंग चलाई कभी फेसबुक के ऊपर?
पता तो होगा कि मैसेज की कैंपेन चलती है आपकी। तो जब आप मैसेज की कैंपेन चलाते हैं, एक मैसेज आपको आता है, तो फेसबुक क्या बता रहा होता है पोस्ट का? हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे गूगल पे सीपीएम दोनों क्यों नहीं आ रहे? एक क्यों आ रहा है? दोनों आने चाहिए थे यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा? हम मैसेज की ऑप्शन ही नहीं देते अपने गूगल एड्स के अंदर कि कोई आपको गूगल एड के जरिए मैसेज कर सके, इस वजह से पॉज पर मैसेज की वाली ऑप्शन इसमें है ही नहीं। अगर यहाँ पर हम मैसेज की ऑप्शन दे रहे होते तो यहाँ पर वो भी आ जाता। अब यहाँ पर उल्टी चीज हुई है, यहाँ पर उल्टी चीज क्या हुई है, यहाँ पे सीपीसी दो तरह के बन गए यहाँ पर। वो फेसबुक पे भी दो तरह के होते हैं, इसमें भी दो तरह के बन रहे हैं, कौन कौन से हैं वो? और रिजल्ट सी से होता है। तीन बनते हैं बल्कि ये। सीपीसी पहला आता है कॉस्ट पर क्लिक, दूसरा कौन सा होगा, और फिर तीसरा कौन सा होगा? आपको नहीं पता? तीन होते हैं। जब आप कन्वर्जन की ऐड चलाते हैं तो आपको एक कन्वर्जन कैसे पड़ती है? कॉस्ट पर कन्वर्जन। तीसरी क्या होगी? गूगल इसके अंदर आपने सेल्स का कोई भी ऐड चला रहे होते हो तो सबसे पहले आपको दिखा रहा होता है जो कि आपने अपनी ट्रैफिक को कहाँ लेकर आना है। उसके अंदर एक चीज बार बार दिखा रहा होता है आप, जिसपे स्पेशल फोकस करता है गूगल, सेल्स, वेबसाइट सेल्स के बाद। तो क्या है? कन्वर्जन का आपको पता नहीं है कि कन्वर्जन भी होती है? हाँ, तो इसी तरह एक और भी है। वो मैसेज होता है सीपीएम। कॉज पर कन्वर्जेशन जो आपको आती है, कन्वर्जेशन आपको मैसेज की सूरत में आ रही है तो वो सीपीएम में लेकर आएगा उसको, कन्वर्जेशन कहीं भी नहीं लिखेगा कि एक कन्वर्जेशन की आपको ये कॉज पड़ रही है। मैं इनसाइट्स के मुताबिक बात कर रहा अपना जॉब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो वो एक ऑप्शन देता है ना कि आपको कन्वर्जन करना है या कन्वर्सेशन करना है, लाइक व्हाट्सएप हूँ। पे जब आपको आप कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो आपको सीपीसी बता रहा होता है, कॉज पर कन्वर्जन। जब आप कन्वर्सेशन सेलेक्ट करते हैं मैसेजेस पर, तो जब उसके इनसाइट्स दिखा रहा होगा तो आपको सीपीएम बता रहा होता है। वहां पर तो सीपीसी लाता ही नहीं अभी, क्योंकि कन्वर्सेशन आपकी मैसेज के जरिए होनी है। गूगल ऐड में कल हमने सेल्स की कैंपेन जब हमने सेटअप कर रहे थे तो वहां पर वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं शुरू में हम, टाइप वगैरह सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट जहां पर लिख रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे कि आप ट्रैफिक को कहाँ लेकर आना चाहते हो, तो वेबसाइट के साथ और भी नीचे ऑप्शन दे रहा था हमें। और एक तो आता है ना मोर वेबसाइट विजिट्स, मोर ऐप इंस्टॉल्स, और गूगल ऐड तो मैसेज ऑफर ही नहीं करता। क्या? हाँ, कॉल्स ऑफर करता है। यहाँ पर सीपीसी जो है वो तीसरा, वो कॉस्ट पर कॉल है। ये छोटे छोटी चीजें, ये चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है तो ये अंग्रेजों ने सवाल ये पूछते हैं गूगल एड्स के अंदर स्पेसिफिकली, अगर किसी पर्सन ने आपका
एक्सपर्ट लेवल अगर जज करना है ना तो वो यही वर्ड यूज करता है। वो आपसे पूछेगा कि आप व्हाट आर द ROS यू हैव जनरेटेड येट। अभी तक आपने रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या जनरेट कर चुके हो मैक्सिमम। या वो आपसे पूछेगा कि आप किसी भी एड के लिए CPC क्या चार्ज कर सकते हो, मतलब क्या जनरेट कर रहे हो CPC। अगर वहां पे आप डायरेक्ट उसको बता दोगे ना कि 1 रुपया, तो वो समझ जाएगा कि बंदा फारग है। क्योंकि यहाँ पे CPC 3 चाहे, वो हो सकता है वो कन्वर्जन की बात कर रहा हो, आप पोस्ट पर क्लिक बता रहे हो सकता है वो कॉल की बात कर रहा हो, आप उसको कन्वर्जन बता रहे हो। ये चीज़ तो कंफर्म करनी पड़ती है। CPM आगे, अभी CPV भी आना है। CPV वो क्या है? तो वो है cost per lead। ये अगर आप beauty background देते हैं तो ये भी आपको पता होगा। हाँ, इसी तरह CPV एक और भी है। वो है cost per value is कॉस्ट पर वैल्यू है। cost per value। जब आप सेल्स में मैक्सिमाइज उस पर फोकस करते हैं ना, कन्वर्जन वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं जब, तो आपको CPV आ रहा होता है वहां पर, कॉस्ट पर वैल्यू के एक वैल्यू के अगेंस्ट आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है। और बिडिंग के अंदर CPM, CPV और CPA ये 3 चीजें लेकर आता है हमेशा, जब आप कन्वर्जन की बात कर रहे हो स्पेशली। आगे आगे बाकी की चीजों, वैसे तो हर जगह पे ही आता है लेकिन इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस रखते हैं गूगल ऐड आपका। तो यही यहाँ पर, जब यहाँ पर व्यूएबल CPM की जो बात करें, यहाँ पे CPM कौन सा है? हाँ जी। और जो यहाँ पर CPC आ रहा है, मैनुअल CPC, नहीं, कन्वर्जन होगा क्योंकि कन्वर्जन की ऐड चला रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारी अवेयरनेस वाली ऐड होती रीचेस के, तो फिर ये CPC कॉस्ट पर क्लिक होनी थी। तो क्या हो रहा है आज? अगला लेवल आ गया इसमें टारगेटिंग का। टारगेटिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं? ऑडियंस सेगमेंटेशन की थी हमने पहले, उसकी ऑप्शन मिल रही है। डेमोग्राफिक्स की ऑप्शन मिल रही है मुझे। डेमोग्राफिक्स यहाँ पर सिर्फ एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, इनकम स्टेटस, लोकेशन, ये चीज आती है। कीवर्ड्स आ गए जो हमने पहले वेबसाइट के बाद लगाए थे हमने, वो यहाँ पर इस तरह बता रहा है। टॉपिक्स आ गए। टॉपिक्स क्या होंगे यहाँ पर? आप जिस चीज की ऐड चला रहे हैं उससे रिलेटेड आपने टॉपिक्स की वेबसाइट पे आप नहीं, ये तो ऑडियंस की टारगेटिंग, टारगेटिंग के पार्ट में बात कर रहा है ना, कि आपने टारगेट इसको करना। टॉपिक्स मतलब इंटरेस्ट है यहाँ पर, ये लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा जिनको ऐड आप टारगेट कर रहे हो अपना ऐड दिखाने के लिए। फिर आए थे प्लेसमेंट्स, कहाँ पर प्लेस करना है। प्लेसमेंट एक नई चीज यहाँ पर नजर आ जाती है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि आपने अपनी ऐड कहाँ कहाँ चलानी है। वो कोई वेबसाइट हो सकती है, मैं उस वेबसाइट का लिंक यहाँ लगा दूंगा।
कोई यूट्यूब का चैनल हो सकता है, मैं यूट्यूब का चैनल यहाँ लगा दूंगा लिंक उसका। कोई स्पेसिफिक वीडियो हो सकती है, मैं वो लगा दूंगा यहाँ पर। डिस्प्ले ऐड है पिक्चर की सूरत में, तो यूट्यूब के चैनल जब आप ओपन करते हैं मोबाइल पे अगर देख रहे हो ना, तो एक ऐड आपके वीडियो के दरमियान आता है और एक ऐड उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे अगले टॉपिक आने से पहले नजर आ रहा होता है। दिखाता हूँ अगर तो निकला है तो। ये तो डिस्कवरी ऐड है ना। ये ऐड आपका आ रहा है, ये वीडियो ऐड है इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ, या परफॉर्मेंस मैक्स हो सकता है इसके अंदर। ये ऐड आ रहा है नीचे, ये आपका डिस्प्ले ऐड है यहाँ पर, जो आपके टाइटल के नीचे ही आ रहा है। ये डिस्प्ले ऐड यहाँ पर भी शो कर रहा है। वो डिस्कवरी वाला आता है जो सबसे पहले नंबर पे आता है। ये है टाइप वही, एक ही टाइप है डिस्प्ले ऐड की, लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ उसने, अलग कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वेबसाइट आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी ऐड करनी है सारी लिंक लगा दो, जहां जहां पे आपको लगता है कि आपके लोग हैं इसको यूज करने वाले। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सेल कर रहे हो, या आप बिजनेस सेक्टर को टारगेट करना चाहते हो, तो आप उन वेबसाइट्स पे जाओगे जिन वेबसाइट पे ऐड लग रहा है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं या बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे मैंने वो आपको एक वेबसाइट दिखाई थी FileHippo.com वाली, उसके अंदर सारे बिजनेस सेक्टर उस वेबसाइट पे जाते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो आपका ऐड वहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि आप बिजनेस सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो वहां पे दिखा सकते हो। इसी तरह मल्टीपल नंबर ऑफ वेबसाइट्स को आप यहाँ पर ऐड कर देते हो कि जहाँ जहाँ पे करना है। यूट्यूब के चैनल्स आप ऐड कर लेते हो, यूट्यूब की इवन के वीडियोस भी सेलेक्ट कर सकते हो कि ये 100-150 वीडियोस हैं उनके, ये लिंक्स हैं, ये वीडियो कोई भी देख रहा हो तो नीचे डिस्प्ले ऐड मेरा चल रहा हो। ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐप के तो ऐप के अंदर चलने वाले एड्स का तो पता ही है, उसमें भी दो तरह के ऐड होते हैं, या तो वीडियो चल रही होती है या आपकी पिक्चर चल रही होती है, तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं। इसी तरह ऐप को कैटेगराइज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो ओवरऑल ऐप की बात कर रहा है ना, जहाँ पर आपने कोई इंडिविजुअल ऐड ऐप की बात करनी है एक एक अकेले की, यहाँ पे आप कैटेगराइज कर लेते हो, कैटेगराइज के अंदर ये सारी कैटेगरी आ रही है, उनको सेलेक्ट कर लेते हो कि कौन सी कैटेगरी के ऐड में मेरा ऐड चल रहा हो। एप्पल के आ रहे हैं, गूगल के आ रहे हैं, विंडोज के आ रहे हैं, ये कैटेगरीज हैं, एप्स नहीं है टोटल। मैं इसको अगर एक्सपेंड करता हूँ गूगल प्ले स्टोर को, तो मैं बता रहा है कि आर्ट डिजाइन, ऑटो व्हीकल, ब्यूटी, कॉमिक्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, डेटिंग, एजुकेशन, इवेंट, फाइनेंस आ जाएगा, गेम्स आ जाएगा, गेम्स किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने। तो यहाँ सेलेक्ट करोगे, इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ऐड ऐप आ रहे होंगे उन सब ऐप के ऊपर आपका ऐड चल रहा होगा। फिर ब्राउज करने की ऑप्शन मिल रही है और एंटर करने की ऑप्शन भी मिल रही है। ब्राउज में होता है कि अब यहाँ आपको पता नहीं है पहले कि क्या है इसके अंदर, आप यहाँ से ब्राउज कर ले तो जैसे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंटर के अंदर जाओगे तो वहां पे सिर्फ आपने डिटेल्स एंटर करनी है, नीचे ब्राउज की ऑप्शन नहीं मिलती है आपको। ये बस लिंक्स लगाने हैं आप। मोनेटाइज होते हैं ना सारे ऐप आपके, जैसे गूगल यूट्यूब पे ऐड चलने के पैसे मिलते हैं, ऐप बनाने वाले ऐप बना के गूगल प्ले स्टोर पर रखते हैं उसको मोनेटाइज करके, ताकि उस पर चलने वाले ऐड से उसकी अर्निंग हो रही हो। अब तो आपने अगर जिंदगी में कितने ऐसे ऐप हैं जो आपने पैसे दे के इंस्टॉल किए हो? कोई भी नहीं है। और जो ऐप इंस्टॉल हो रहा था उसके आपको पैसे भी नहीं मिलते, अगर आप डेवलपर हो, गूगल से या कहीं से भी इंस्टॉल करें आपको भी नहीं पैसे पे करता हो, लेकिन उसका जितना यूजर होगा उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे होते हैं मोनेटाइजेशन की वजह से। इसी वजह से लोग ऐप बना के उसको उधर लगा देते हैं कि लोग डाउनलोड करें, खेलें, यूज करें, एड्स देखें और मुझे पैसे मिल रहे हो। वो अपनी अर्निंग यहाँ से कर रहे होते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू। प्लेसमेंट्स के बाद दूसरी ऑप्शन आपको मिल जाती है मोनेटाइज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग की। ऑप्टिमाइज टारगेट क्या होता है कि जब आप जो टारगेटिंग कर रहे हैं, कन्वर्जन वगैरह जनरेट कर रहे हैं, उसमें आपका ऐड एक पर्सन को अगर पहले दिखाया है, उसने आपको पहले पहले नंबर पे आपको रीच दी है सिर्फ, वो आपका ऐड फिर उसको दिखाएगा। सेकंड टाइम पे अगर उसने इंप्रेशन दे दिया, यानी कि रीच से अगले स्टेप पे चला गया ना, रीच से वैसे तो इंप्रेशन ही बन जाएगा, दूसरी दफा देखेगा। सेकंड टाइम पे उसने क्लिक कर दिया,
तो तीसरी दफा ऐड फिर दिखाएगा उसको, ताकि वो क्लिक करके अब लैंडिंग पेज पे भी जाए। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा होगा चीजें। बिल्कुल। और अगर कोई वजह ऐसी हो जाती है कि एक पर्सन ने पहली दफा रीच की है, दूसरी दफा इंप्रेशन उसका बना है, लेकिन उसने दूसरी दफा भी क्लिक नहीं किया, तो तीसरी दफा फिर उसको ऐड नहीं दिखाएगा आपका। अगर वो क्लिक कर देता तो फिर अगले स्टेप पे लेके जाएगा। फर्स्ट टाइम में तो रीच आया, सेकंड टाइम पे इंप्रेशन बन गया उसका। इंप्रेशन के साथ अब उसने उसको गूगल ने ऑप्शन दिया कि अब ये क्लिक करे इसके ऊपर। वो उस टाइम पे क्लिक नहीं करता तो अगला ऐड नहीं दिखाएगा, अगर उस टाइम पे क्लिक कर देगा तो उसके बाद तीसरी दफा फिर ऐड दिखाएगा उसको। स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा होता है। हाँ कह रहे हो कि फर्स्ट टाइम में रीच था, सेकंड टाइम में रीच इंप्रेशन है, उसी इंप्रेशन टाइप में उसको क्लिक ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन तो वैसे ही दे रहा होगा ना, क्लिक ही। सेकंड टाइम में वो किया है, उसके बाद वर्जन ऐड उसको दोबारा से दिखाएगा, एक बार फिर करके देख लिया, उसके बाद दोबारा से वो जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता तब तक उसका मतलब, आप कन्वर्जन की अगर बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन होने तक क्या क्या होता है काम। सबसे पहले वो रीच करता है, रीच देता है, फिर इंप्रेशन देता है, फिर क्लिक देगा, फिर क्लिक थ्रू रेट देगा आपको, लैंडिंग पेज पे जाएगा, लैंड करेगा, फिर एक्सपेंडेड लैंडिंग पेज व्यू देगा आपको, मतलब कि एक से दूसरे पेज की तरफ मूव कर रहा है वो आपके। फिर आपका ऐड टू कार्ट करता है, फिर आपको इनिशिएट चेकआउट करता है, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करता है, फिर लास्ट में परचेज करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। ये बनते हैं तकरीबन 10 स्टेप बन गए हैं। अब अगर पर्सन आया ना फर्स्ट टाइम में, वो पहले स्टेप तक ही रहा है, पहले से दूसरे पे नहीं गया, तो दूसरे स्टेप पे गूगल लेकर जाने की ट्राई करेगा उसको दोबारा ऐड दिखा के। जब जैसे कि रीच के साथ इंप्रेशन तो वैसे कनेक्ट है, पहले दो ऐड दिखा दे, रीच और इंप्रेशन जनरेट हो गया, फिर उसने ऐड उसको जब दिखा रहा है इंप्रेशन के साथ उसको ऑप्शन देता है कि नेक्स्ट टाइम अब वो क्लिक भी करे इसके ऊपर। अगर वो क्लिक कर देता है तो उसको चौथे स्टेप के लिए कन्विंस करेगा, अगर वो क्लिक करके तीसरा स्टेप भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो चौथे की दवा के लिए उसको दोबारा कन्विंस नहीं करेगा, वो उसको स्किप कर देगा, उसकी बजाय कोई नया बंदा ढूंढेगा, उसको आपका वही स्टेप 1 से शुरू कर देगा। और इस तरह आपकी कोशिश करता है कि आपको मैक्सिमम जो है रिजल्ट जनरेट करके दे सके। और उसमें ये हो सकता है कि कोई पर्सन आया, उसने पहली दफा ही आपका ऐड देखा, क्लिक भी कर दिया, इंप्रेशन भी कर दिया, क्लिक थ्रू भी हो गया, लैंडिंग पेज पे पहुंच गया, लैंडिंग पेज पे पहुंचने के बाद उसने बंद कर दिया, अगली दफा आपका ऐड दिखाएगा ना उसको दोबारा, तो उसकी कोशिश होगी है कि पहले ये लैंडिंग पेज तक गया था, अब लैंडिंग पेज से आगे एक्सपेंडेड लैंडिंग पेज तक जाए, या फिर ऐड टू कार्ट तक जाए, अगले स्टेप की तक जाए, उसको ऐड दिखाएगा। अगर वो आता है लैंडिंग पेज तक चला गया, उसके बाद वो आगे नहीं गया अगले स्टेप पे, तो फिर उसको वहीं पे स्किप कर देगा कि ये बंदा इससे आगे नहीं जा रहा। ठीक है, फिर अगली दफा किसी और को टारगेट करता है। ये सारी रिपोर्टिंग आप जब डैशबोर्ड के अंदर रिपोर्ट्स के टाइम में आते हो, तो मैंने बताया था ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं देखने को, सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हो रिपोर्ट के अंदर, वहां से आपको आइडिया हो जाता है। और वहीं से ऑडियंस आपकी सेगमेंटाइज भी हो रही है। क्या हो रही है, जितने लोगों ने सिर्फ क्लिक किया है उसको एक जगह पे रख दिया उसने, उसका एक कह लो कि थैला बना के साइड पे कर दिया। दूसरे ने जिसने क्लिक्स किए हैं उन सबको इकट्ठा थैला बना दिया है। वो लोग जिन्होंने लैंडिंग पेज व्यू किए हैं उनका थैला अलग बना दिया है। अब आपकी सारी चीजें सेलेक्ट कर ली हैं उसने ऑर्डर प्लेस करने तक। अब दोबारा आपने जब भी कोई भी ऐड चलाना है, आपने ऐड चलाया और आपने कहा कि मैंने डायरेक्ट सेल्स का ऐड चला दी, तो आपके लिए वो पीछे वाले लोगों को नहीं कंसीडर करेगा, आपके उन लोगों को कंसीडर करेगा जिन्होंने ऑर्डर प्लेस की है, उनको टारगेट करेगा, उनकी तरह के मजीद दूसरे लोगों को टारगेट करेगा, और उनके तरह ही आपको आगे चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ये सिर्फ डिस्प्ले एड्स की बात कर रहा हूँ मैं, सर्च के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्च के अंदर जो भी कीवर्ड लिख के सर्च कर रहा है वहां पर आपका ऐड आ ही रहा है। सर्च एड्स के अंदर इस तरह चलता है। डिस्प्ले के अंदर सर्च कैंपेन्स आपकी पीपीसी कैंपेन्स होती हैं, उसके अंदर ये चीज नहीं अप्लाई होती। बाकी के जितने भी टाइप ऑफ एड्स हैं आपके, वो सारे के अंदर ये फिनोमेना अप्लाई कर रहा है गूगल, ताकि आपको टाइम आपका वेस्ट ना करें। अगर उसको जैसे फेसबुक क्या करता है नॉर्मली कि वो 7 डेज मतलब 7 अटेम्प्ट तक कर रहा होता है एक पर्सन को इंगेज करने के लिए, 7 दफा आपका ऐड दिखाता है। अगर आपने गोल सेलेक्ट किया हुआ है अपना इम्प्रेशंस का या फिर रिकॉल्स का, तो 7 दफा, या सेल्स का भी है तो 7 दफा ट्राई करेगा एक बंदे को आपका ऐड दिखाना। अगर उन्हें नहीं देखा तो उसके बाद फ्यूचर में आपका ऐड उस बंदे को नहीं दिखाएगा कभी। गूगल इतना लंबा वेट नहीं करता, वो मैक्सिमम एक से दूसरी ऑप्शन देगा उसको। आ गया ठीक है, नहीं है मैंने कहा ठीक है रहने दो, मैं आपके आगे चल जाता हूँ। वजह क्या है इसकी, इसकी वजह ये है कि फेसबुक के पास ऑडियंस कम है, प्लेटफॉर्म कम है, एक अकेला प्लेटफॉर्म है या दो है, इंस्टाग्राम भी है।
गूगल के पास हजारों प्लेटफॉर्म है, लाखों, पूरे इंटरनेट ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे उस कह रहा है कि 570 मिलियन इंप्रेशन आप जनरेट कर सकते हो अपने बजट के अंदर, मतलब आपकी जो बजट के अंदर नहीं, आपने जो ऑडियंस बताई है उसके अंदर। यानी कि जो मैंने वो 2 मोबाइल फोन की कैटेगरी और वाईफाई और नेटवर्क की कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, तो वो जो बता रहा है कि 570 मिलियन लोग हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। नीचे बता रहा है मेरे बजट के मुताबिक 29,000 से 1,30,000 बनते हैं सिर्फ। अब 570 मिलियन में से 29,000 या 1,30,000 कितने ज्यादा लोग निकल आ सकते, तो उसको टेंशन ही नहीं है कि वो उसमें आ रहे कि नहीं आ रहे। फेसबुक के पास ऐसी ऑप्शन नहीं है। फेसबुक के पास रह है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उसके पास शो करता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 22 मिलियन यूजर है, आई थिंक। नहीं, 40 मिलियन के करीब करीब है, 40 या 60 मिलियन जो भी है उसमें आ जाता है। 22 मिलियन तो खाली लाहौर का है, तो वो आ जाता है। अब उसके पास इतनी लिमिट है, मतलब ऑडियंस देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम है अगर यहाँ से देखा जाए तो। 570 मिलियन का मतलब है कि पाकिस्तान की कंप्लीट पॉपुलेशन का 3 टाइम। 220 मिलियन एक है, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 2.5 टाइम्स इसको कंसीडर करो। इतने ज्यादा ऑडियंस है इसके पास, तो वो क्यों फिर एक ही पर्सन के पीछे बार बार पड़ा रहे। और फिर उसको ये भी उसके पास ऑप्शन होती है कि अगर ये नहीं देख रहा, इस तरह के और कितने हैं मेरे पास, मैं वहां से सेल जनरेट कर लेता हूँ। गूगल कोशिश ये करता है कि उसकी दो कोशिश होती है, पहली चीज आपको ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट करके दे, दूसरी चीज आपसे से ज्यादा पैसे चार्ज करे बिड की सूरत में। उन्हें दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली देख के चलना होता है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो ज्यादा बिड के बदले में ज्यादा सेल्स जनरेट कर रही है, जिससे आपको भी फायदा हो रहा है और गूगल को भी फायदा हो रहा है। वो तो आपकी बिड जो आपने करनी है, वो तो बिड वो आपकी बजट के ऊपर लिमिटाइज कर देता है ना, कि अगर आपका बजट ही खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा बिड मैं कर ही नहीं पाता मेरे बजट की वजह से, तो फिर वो वहीं पे रोक देता है आपको। लेकिन जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन के लिए बात कर बोली खत्म हो जाएगी तो अपने पास अपने पास हाँ, वो चला करता रहता है वो, अगर जनरेट कर रहा है, मतलब अगर आपने ऐड चलाया है 10,000 रुपए एक दिन का, एक अच्छी अमाउंट है, गूगल भी सजेस्ट करता है 9300 जैसे हमें दिखा रहा था, और 10,000 रख लिया, अगर तो उसकी सजेस्ट की हुई अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आपने रख ली है, मतलब वो एवरेज के ऊपर सजेस्ट करता है हमेशा आपको कि एवरेज आप इतना ही लो, या मैक्सिमम पे लेके जाता है। आपने उसकी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट लगा दी है एक दिन की, अब वो 24 घंटों की बजाय वो 12 घंटों में खत्म हो गया अमाउंट, गूगल ने आपको रिजल्ट सारा जनरेट करके दे दिया, तो बाकी के 12 घंटे क्या करेंगे। तो फिर वो अगले टाइम में आपके थोड़े से पैसे इंक्रीज करता है, मतलब थोड़े से पैसे आपको, कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, कुछ पैसे अपनी तरफ से डाल के आपको ओवर रिजल्ट दे देगा। क्यों दे रहा है, वो एक किस्म की अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि 10,000 में उसको मैंने इतना रिजल्ट दिया है, अब 15,000 कर देता हूँ एक दिन का इसका, तो 15,000 में उसको कितना रिजल्ट आ रहा है वो देखने वाला। अगर मैं एक यूजर हूँ, मैंने देखा अच्छा पहले 10,000 में ये मिल रहा था, जो ऊपर का 5,000 का आपको रिजल्ट मिल रहा होगा ना, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। ये गूगल की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो नॉर्मल रिजल्ट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट और ज्यादा मेच्योर रिजल्ट देगा। तो आप कहते हो कि ऊपर का, मतलब मैंने 10,000 से 15,000 की तरफ गया हूँ तो मुझे इतना अच्छी इंप्रूवमेंट मिल गई है, तो मैं अपना बजट कर ही 15 देता हूँ। आप अपने बजट को बढ़ाने के लिए कन्विंस हो जाओ, तो ये कह लो कि आपको साइलेंटली कन्विंस कर रहा है कि आप अपना बजट बढ़ाए। जितने ज्यादा पैसे आप लगाएंगे उतना ज्यादा गूगल आपसे पैसे लेगा, गूगल का रेवेन्यू बनेगा, और रिजल्ट तो उसने वैसे ही आपको दे देना जिस तरह मर्जी हो। अब आ जाते हैं एड्स के ऊपर। यहाँ पर आपने करना है अपना एड को सेट। यहाँ पे ऐड की स्ट्रेंथ बता रहा है, इनकम्प्लीट है अभी, अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले भी रहा है यहाँ पर। फाइनल यूआरएल तो मैंने बता दिया। नीचे बिजनेस का नाम क्या होगा ये बताना है मैंने। बिजनेस नेम बताने के बाद नीचे आ जाता है कि आप अपनी इमेजेस ऐड कर दो। अब इमेजेस आपको कह रहे हैं 15 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, 15 तक की। अब जरूरी नहीं है कि सारी इमेजेस सारी एक ही हो। अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मार्क पे आ रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि जो लैंडस्केप इमेजेस है ना, उसका जो रिकमेंडेड साइज है वो ये है कि ये साइज आप प्रोवाइड कर दो, और मिनिमम साइज ये बताया कि ये साइज मिनिमम प्रोवाइड करें। अब ये जो साइज ये मैंने ये दे देता ना उसको रिकमेंडेड वाला, तो ये इसको बाकियों को एडजस्ट कर देता है बाकी साइजेस के अंदर जो कि लैंडस्केप इमेज की सूरत में लग रहे हैं। स्क्वायर के अंदर कह रहा है कि आपको रिकमेंडेशन आप ये वाला साइज प्रोवाइड करें।
पोर्ट्रेट में कह रहा है इतना साइज, ये 3 साइजेस की मैंने बात की थी, ये 3 तरह के साइज ही आपने देने हैं, तो वो 3 यहाँ दे दे। अब इन्हीं तीनों को यूज करते हुए वो ऑप्टिमाइज कर रहा होगा, जो ऑप्शन हमने शुरू में सेलेक्ट किया उसी को ऑप्टिमाइज कर रहा होगा हर जगह के लिए यूज करने के लिए, लंबा छोटा मोटा जिस तरह भी उसने करना है वो इन्हीं 3 साइजेस को देखते हुए कंसीडर करते हुए कर रहा होगा। तो यहाँ पे कहता है अगर आप चाहें तो 15 इमेजेस पूरी दे दें डिफरेंट साइजेस की, जो वहां पर लिस्ट बनी हुई आ रही, तो उनमें से कोई भी 15 साइजेस निकाल के, या फिर कोई सी 3 साइजेस दे दें जिसके अंदर ये चीजें हैं, मतलब ये 3 तरह की ये साइज प्रोवाइड करते हैं, स्क्वायर में एक, लैंडस्केप में एक, पोर्ट्रेट में एक, और वो रिकमेंडेड साइज को लेके वो बाकी का काम उसका है कि वो जितनी भी 3600 प्लेसमेंट अगर उसकी बनती है तो 3600 के मुताबिक साइज एडजस्ट करना गूगल का काम है, आपका करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर एक चीज और आती है कि आपकी जो फाइल का मैक्सिमम साइज है, एक फाइल का यानी कि एक पिक्चर का मैक्सिमम साइज आपका 5120 किलोबाइट यानी कि 5 MB का होगा। 5 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं अपलोड करनी आप। अक्सर होता है आप फोटोशॉप से कोई भी फाइल बनाते हैं तो जब आप उसको सेव करते हैं हाई रेजोल्यूशन होने की वजह से वो 10 MB 20 MB की बन जाती है। अब तो मोबाइल फोन से नॉर्मल कोई पिक्चर लो, थोड़ा सा अच्छा कैमरा है तो वो आपकी 10 MB में फाइल सेव कर रहा होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी आ जाती है कि आपने इससे ज्यादा साइज नहीं एक्सीड करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गूगल को मसला नहीं है साइज बढ़ाने से, लेकिन उसने लिमिटेशन इस वजह से लगाई कि इस वजह से ना तो वो वेबसाइट डिस्टर्ब हो जिसपे आपका ऐड लग रहा है, ना उसकी डेटाबेस, ना उसकी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो, और ना ही आपके ऐड का लोड टाइम कम हो। अब किसी का ऐसा ना हो कि यूट्यूब पे अक्सर आप देखा जब इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा होता, ऐड चलना होता है ऐड वीडियो के ऊपर, तो वो ऐड भी लोड होता रहता है जिसकी वजह से इरिटेशन, ऑडियंस खराब, कस्टमर खराब, उसको ये मसला बनता है। गूगल को भी पता है कि बैड क्लिक्स जनरेट होना शुरू होते हैं। बैड क्लिक्स क्या होते हैं? बैड क्लिक का मतलब होता है कि वो क्लिक जो क्लिक परफॉर्म करके वो बंदा उस प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा है, जिस वेबसाइट में वो बैठा हुआ है। एक तो होता है ना, एक क्लिक मैंने किया यहाँ से पीछे आने के लिए, ये बैड क्लिक नहीं है, ये मैं तो उसके वेबसाइट की टेरिटरी में ही हूँ। अब मैंने यहाँ पे वो लोड हो ही जा रहा है, मैं गुस्से में आके यहाँ से इसी को बंद कर देता हूँ, तो ये बैड क्लिक काउंट कर रहा है। तो जहां पर बैड क्लिक आपकी बढ़ा रहा है वहां पे उसको वॉइड करता है क्या? हाँ, रिपोर्ट के अंदर नहीं करता वो, रिपोर्ट में नहीं बताता ये चीज। ये आपकी वेबसाइट के ओवरऑल स्कोर के अंदर आपको पता चल जाता है। स्पैम स्कोर अगर आपका रैपिडली बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपके बैड क्लिक्स बढ़ रहे हैं। बैड क्लिक्स भी एक वजह है स्पैम स्कोर बढ़ने की। या आपकी वेबसाइट ओपन होती है, ओपन होकर लोड हो जा रही है, अभी कंप्लीटली ओपन ही और बंदे ने बंद कर दी है। उसकी वजह ये है कि अब गूगल को तो ये पता चल रहा है ना कि एक बंदा, एक वेबसाइट ओपन होने का जो आइडियल टाइम है वो 3 सेकेंड्स का है। विद इन 3 सेकेंड्स आपकी वेबसाइट पूरी रेडी होनी चाहिए किसी के सामने। गूगल को पता है कि एक बंदा 1 मिनट एक पूरे पेज के ऊपर आया है, लुक है, लेकिन पेज वेबसाइट ही नहीं पूरी लोड हुई थी, कंटेंट नहीं पूरा रेडी नहीं हुआ, और उसने बंद कर दी, तो वो खुद ही कंसीडर करता है कि बैड क्लिक है। ये वेबसाइट ही उसकी पूरी लोड नहीं हुई, इंटरनेट वगैरह। अगर इंटरनेट स्लो है तो वो तो गूगल भी वर्किंग स्लो कर रहा होगा, इन्फॉर्मेशन स्लो फेच कर रहा है वहां से, इंटरनेट का नहीं मसला आता है यहाँ पे। कुछ वेबसाइट होती हैं एसईओ के अंदर, हमने बात की थी जब हमने एसईओ के टाइप्स कह रहे थे कि टेक्निकल एसईओ के अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे मेजर चीज ये होती है कि आप अपने फाइल्स और अपने जो मीडिया है उसका साइज रिड्यूस करते हैं वेबसाइट के ऊपर, अपडेट्स इंस्टॉल करते हैं, पुराने जो फजूल प्लगइन होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, प्लगइन के कैशेज रिमूव करते हैं। कैशे रिमूव करने का ये होता है कि उसके पुराने वर्जन की जो चीजें उसके पास डाटा सेव हुआ है वो रिमूव हो जाए, सिर्फ लेटेस्ट ही रहे आपके पास। तो ये सारी चीजें आप परफॉर्म करते हैं ताकि स्पीड आपकी इफेक्टिव हो सके, क्योंकि इंटरनेट के अंदर एक टाइम में 1 मिनट के अंदर ना सर्वर से यानी कि वेबसाइट की होस्टिंग से जो डाटा उठा के उसने आपको दिखाना ना, वो 1 मिनट में 14 MB का, 1 मिनट में 14 MB मैक्सिमम लोड करके दिखा सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। ये इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, चाहे आपने टेराबाइट्स की स्पीड वाला इंटरनेट भी लगाया हुआ। और एक टाइम में 1 मिनट में, वेबसाइट्स के लिए बात करूं, डाउनलोड्स की बात नहीं है, ये वेबसाइट के अंदर ये होता है। पहले मिनट में वो 14 MB फेच करेगा, दूसरे मिनट में वो अगला 14 MB। अब जितनी ज्यादा वेबसाइट का साइज बढ़ जाएगा आपका, उतने ज्यादा मिनट चाहिए उसको फेच करने में, वो बढ़ता जाएगा, एवरेज आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ता जाएगा। अब अगर वेबसाइट का साइज छोटा है, यानी कि कह लो कि 2 to 3 मिनट्स के अंदर उसने पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी
स्टार्ट से एंड तक फेच कर लिया अपने ब्राउजर के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर। उसके बाद आप एक टैब से दूसरे टैब में जाते हैं तो वो दोबारा लोडिंग नहीं करता, फौरन लोड करता रहता है। बाद में बेशक आपका इंटरनेट स्लो भी हो जाए, वो लोडिंग की स्पीड पे इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने कैशेज एंड कुकीज के जरिए उसको सारा कुछ करके आपके पास सेव कर दिया। वो के वैसे आपको शो होता है केबीज के अंदर या बाइट्स के अंदर शो कर रहा होगा कि डाटा कैशेज एंड कुकीज का, लेकिन वो सिर्फ बाइट्स में आपके ब्राउजर की हिस्ट्री तक है। जो हवा में वो रुका हुआ है ना, वो हवा में रुकी हुई चीज वो जीबी की भी हो सकती है, 1 GB की। आपकी वेबसाइट अगर 1 GB की है तो यहाँ पे वो सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। लोगोज भी आपने ऐड करने होते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके अक्सर जो डिस्प्ले एड्स है ना, वहां पर लोगो ही खाली चल रहा होता है। तब ये जो इतना छोटा सा साइज है, इसमें आप अपना कंटेंट कैसे दिखाओगे? यहाँ पे तो आपका लोगो आएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये लोगो आ जाते हैं, आप लोगो के भी डिफरेंट साइजेस आपने अपलोड करने हैं, तो जो कि 5 हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँ ना तो लोगो का मुझे दो बता रहा है, एक तो लैंडस्केप में बता दें लोगो अपना, और एक स्क्वायर में। अब लैंडस्केप लोगो क्या होगा? तो लोगों सामने आपको मिलती है। अच्छा, इसके अंदर तो खैर एलिमेंट नहीं है ना कोई, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। कल वाली वीडियो नहीं ना ये अभी तक आपके ग्रुप में? पिछली सारी क्लियर है ना, वर्डप्रेस वगैरह सारी? अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये लोगो आ रहा है ना, ये लैंडस्केप के अंदर है, ये एलिमेंट और ये लगा हुआ है। लेकिन अब ये जो लोडिंग के साथ लिखा हुआ है था, ऊपर एलिमेंट ऊपर आ गया और वो नीचे आ गया। मैं फेसबुक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोगों का कुछ और स्टाइल है, ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएशन आपने प्रोवाइड करनी होती है। ये वीडियो अगर आपने लगाए तो वीडियो भी आप लग सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड अगर सर्च करें तो लैंडस्केप ऐड आ जाएगी जो दिखाने हैं। नहीं नहीं, लैंडस्केप ऐड नहीं, मैं लोगों की टाइप बता रहा था। अब जैसे एक वेबसाइट पे एक जगह पे ये लैंडस्केप में यूज हो रहा है ना, अब वो उनके किसी पेज के अंदर लगा हुआ, पेज कौन सा, वो वैसे ही दूसरा लोगो ये लगाया होता है उन्होंने, इस स्क्वायर के अंदर है। लोगो दोनों का सेम ही है, लोगो नहीं चेंज हो, लेकिन प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे एलिमेंट बढ़ा करके ऊपर रख के नीचे नाम लिख दिया, यहाँ पर एलिमेंट साथ है उसके। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये चीजें आ जाती हैं आपकी। यहाँ पर चाहे तो वीडियो भी लगा सकते हैं आप अपनी, ये वीडियो आ रही है जो कि सिर्फ 30 सेकेंड्स की होनी चाहिए। हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, ये शॉर्ट हेड, एक तो हेडलाइन है खाली, इसमें 30 कैरेक्टर्स हैं। एक लॉन्ग हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन आते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इमेज सेलेक्ट करनी पड़नी है पहले। अब मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट की है ना, उसके 3 रेशो बना दिए उसके।
ने ये बना दी है, दूसरी की 3 बना दी है। तो यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है थोड़ी स्ट्रेच हुई हुई, इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करके इसको या तो यहाँ से एडजस्ट कर लो। अभी देखें साथ ही एडजस्ट करती है उसको। ये भी एडजस्ट कर दी, ये भी कर दी है, ये क्रॉप हुई हुई है, ये भी क्रॉप हुई हुई है, ये वो है। ठीक है। अब कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि ठीक हो जाती है, कुछ होती है जो कि नहीं होती, एडजस्टेबल नहीं, इस वजह से आपने हर इमेज के मुताबिक इसको प्रोवाइड करना होता है, साइज के मुताबिक। अदरवाइज ये जो ऑप्शन मैंने शुरू में सेलेक्ट किया था ऑप्टिमाइजेशन वाला, उसकी वजह से उसने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है जितनी भी हो सकी उससे। बाकी की वो चीज़ें आपकी बताई हुई चीज़ों के मुताबिक वो खुद एडजस्ट कर लेगा। किसको कमजोरी हुई है? टेबल क्यों ला रहा है बार बार? टांगों पे काबू रख लो। Good post to say is determined by your target ROI. इससे क्या कह रहे हैं पोस्ट पर क्लिक जो है वो किससे पता चलता आपके है? टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मुताबिक बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन है हम्म। इसका मतलब आपके जो रिटर्न आपने इन्वेस्टमेंट से जनरेट की है, अपने ऐड के ऊपर जो पैसे मतलब ROS जो जनरेट किया आपने उसके मुताबिक, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो एक ही चीज है दोनों। ROAS के जरिए जो भी आपने जनरेट किया है उसके मुताबिक आपको बताएगा कि एवरेज CPC आपको क्या चार्ज होगी। यानी कि टोटल तो हमने अपने एड से स्पेंडिंग के मुताबिक बता रहा है कि ROAS जो आपकी जनरेट हुई है उसके मुताबिक आप, रेट ROAS जो जनरेट किया आपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऐड के ऊपर जो पैसे आप लगाए उसके बदले में टोटल कितना आपने बिजनेस जनरेट किया, टोटल कितने पैसे अर्न किए आपने, सेल्स कितनी जनरेट की है, उसके मुताबिक वो आपको बताएगा कि आपके क्लिक कितने का आपको सही चार्ज हुआ।
ये आ रहा है आपके पास ऐड, ये लोगो आपका आ गया यहाँ पर जो आपने प्रोवाइड किया, ऊपर पिक्चर उसके मुताबिक एडजस्ट कर दी है। ये आपका टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, ये शॉर्ट टाइटल आपके पास, सॉरी हेडलाइन है ये। हाँ, ये हेडलाइन है जिसमें आप 30 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आप लॉन्ग हेडलाइन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट अस टू हेल्प विद योर डोमेन सर्च। अब लॉन्ग हेडलाइन जो ये भी प्रीव्यू आ रहा है इसके अंदर तो लॉन्ग हेडलाइन यूज नहीं हो रही। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं इसमें लॉन्ग हेडलाइन भी यूज हो रही होती है, जैसे ये वाला वेरिएशन इसमें आ रही होगी। प्रोवाइड सारी करनी होती है क्योंकि डिफरेंट जगहों पर सी चीजें यूज होती हैं। गूगल को भी शो करा देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट कर लिया उसने। ये बताओ। आप चाहो तो सारी डिटेल टारगेटिंग ऐड कर दो। तो यहाँ पे अभी प्रीव्यू के अंदर कोई ऐसा दिखा नहीं रहा जिसके अंदर लॉन्ग हेडलाइन यूज हुई हो, वरना मैं वो दिखा देता आपको। ये आपको यूट्यूब का दिखा रहा है, यूट्यूब में ये ऐड चल रहा है आपका। यूट्यूब में ये आपके वीडियोस के दरमियान चलने वाला जो पिक्चर ऐड है वो आ रहा है, यानी कि न्यूज फीड आप स्क्रॉल करें बीच में पिक्चर ऐड आ रहा है आपके पास। जीमेल का भी दिखा रहा है आपको। बाकी सिर्फ नेक्स्ट हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे इसको, फिर पता नहीं सिस्टम को क्या हो रहा है।